So when output is 0, still there is a cost. In this example, cost is 90. Output 0 है फिर भी cost 90 है, and this is total cost. So your TFC, total fixed cost, is 90, and it is a short run because fixed cost exists in the short run. Chalo, then now you have to find out total variable cost of the third unit. Third unit की total variable cost. So total variable cost, you know, total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost. थर्ड यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी है? 216 माइनस टोटल कॉस्ट 90 इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ थर्ड यूनिट. कितना आएगा? 216 माइनस 90 कितना आएगा बोलो? 216 minus 90 is 126. Yes. Then the marginal cost of the second unit, change in the total cost divided by change in the output. Second unit की marginal cost means if you produce second, your total cost will change by second की cost कितनी है? When you producing unit 1, your total cost was 135. When you are producing second unit, your total cost is now 174. So your total cost has changed. Your total cost has changed. 174 minus 135 divided by 2 minus 1. 39 divided by 1. 39. अच्छा, what do you mean by 39? इसका मीनिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मार्केट में हमें बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्केट में ये मार्जिनल कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. 39 मतलब अगर मैं सेकंड यूनिट प्रोड्यूस करता तो मुझे 39 रुपीज लग रहे. सेकंड यूनिट की कॉस्ट 39 है. सेकंड यूनिट बनाने की कॉस्ट 39 है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेकंड यूनिट की कॉस्ट 39 है, तो ऑब्वियसली सेकंड यूनिट मस्ट बी सोल्ड फॉर 39 और मोर देन 39. सेकंड यूनिट जो मैंने प्रोड्यूस किया है ना, उसकी कॉस्ट 39 है. उसको बनाने के लिए मुझे 39 रुपीज एक्स्ट्रा पेड करने पड़े. तो ऑब्वियसली जब मैं उसको सेल करूंगा तो मुझे मिनिमम 39 तो मिलने चाहिए. मुझे मिनिमम 39 मिलने चाहिए. अगर मैं वो यूनिट 30 में सेल करता हूं, वो यूनिट सेकंड यूनिट अगर 30 में सेल करता हूं तो मेरी कॉस्ट 39 है. वो बनाने की कॉस्ट 39 है, एंड वो सेल करने से मुझे 30 मिलेगा. सो मैं जेब से 39 डाल रहा हूं और मेरे जेब में 30 आ रहे. सेकंड यूनिट की वजह से वो बनाने के लिए मुझे जेब से 39 डालना पड़ रहा है और मेरे जेब में 30 रुपीज आ रहे. आई एम इन लॉस ऑन दैट यूनिट. उस यूनिट पे मैं लॉस में हूं. अगर मैं वो 35 में सेल करता हूं, उस यूनिट के लिए मैंने 39 डाला, उस यूनिट के लिए मुझे 35 मिला, फिर भी मैं 4 रुपीज लॉस में हूं. अगर मुझे 39 में सेल करता हूं, मैंने उस यूनिट के लिए 39 दिया, 39 लिया सेल करने के बाद, उस यूनिट पे नो प्रॉफिट नो लॉस है. उस यूनिट पे बोल रहा हूं मैं, ओवरऑल नहीं बोल रहा हूं मैं, उस यूनिट का बोल रहा हूं. खाली एक्स्ट्रा यूनिट का मतलब मार्जिनल बोल रहा हूं. अगर मैं वो 40 में सेल करता हूं, सेकंड यूनिट में 40 में सेल करता हूं एग्जांपल, और मैंने खर्चे किए 39, तो उस यूनिट पे 1 रुपए का प्रॉफिट होगा. सर पहले का भूल जाओ, मुझे उस यूनिट का बोलो, सेकंड यूनिट का बोलो. अगर मैं 50 में सेल करता हूं, सेकंड यूनिट में 50 में सेल करता हूं, मतलब सेकंड यूनिट सेल करने से मुझे 50 रुपीज मिलेंगे, बट सेकंड यूनिट बनाने के लिए मुझे 39 देना पड़ा. सेकंड यूनिट इज एट ए प्रॉफिट ऑफ 11. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मार्केट में हमें समझना है व्हाट डू यू मीन बाय 39. सेकंड की कॉस्ट 39 है, तो सेकंड का रेवेन्यू मतलब मार्जिनल रेवेन्यू. सेकंड की कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द सेकंड, सेकंड का रेवेन्यू मतलब मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द सेकंड, दोनों एटलीस्ट इक्वल होने चाहिए. दोनों इक्वल होने चाहिए, या मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी मोर देन मार्जिनल कॉस्ट, तो हम प्रॉफिट में रहेंगे ऑन दैट यूनिट. आगे मैं धीरे धीरे इंटरप्रिटेशन समझा रहा हूं, ध्यान देना. आगे द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स, इट इज व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट AC is equal to, you know, average cost is equal to
total cost divided by output. So it is 264 divided by 4. 66. Again, total fixed cost for third unit. कोई भी यूनिट के लिए total fixed cost remains same. It is 90. बराबर? Average will change. Total fixed cost will never change. What will change? Average. Again, then the average fixed cost at the fourth unit is total fixed cost divided by quantity. 90 divided by 4. उधर लिखते चलो. 220 खाली आंसर को टिक मार्क करना, उसके सामने लिखो 90 divided by 4. बाद में पता होना चाहिए कैसे निकाला है. Then the average variable cost of the third unit. Average variable cost of the third unit. So it is total variable cost divided by 3. How to find out total variable cost of third unit? Total cost minus total fixed cost. Is the total variable cost. Third unit की total cost कितनी है? 216. और कोई भी यूनिट की total fixed cost कितनी? 90 divided by 3. 216 minus 90 is variable cost of the third unit. 126 divided by 3. 42. ठीक है, आगे समझा कैसे निकाला? किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी, बट दिस क्वेश्चन के टाइम पास नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऐसे. सो अगर नहीं आ रहे तो पूछो. नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज एप्लीकेबल. डिमिनिशिंग रिटर्न्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, neither A or B, any economic activity at a point of time. Yes. Law of diminishing return. What is law of diminishing return? On a given fixed factor, if you employ more and more of the variable factor, eventually the marginal physical productivity will decline. What is law of diminishing return? Right? On given fixed factors, if more and more variable factors are added, initially, marginal physical productivity, marginal product will increase, and eventually MP will increase, and eventually it will decrease. And eventually it will decrease. Like your first attempt में आपकी efficiency ज्यादा होती है, second attempt में आपकी efficiency कम हो जाती है, third attempt में तो आप होप ही छोड़ देते हो. Efficiency आप बोलते हो वही पढ़ रहा हूं, इसलिए जब efficiency ज्यादा है तब रिटर्न निकाल लो, तभी एग्जाम निकाल लो. Latter point of time में it will become difficult. Try to understand, because of books वही है, सब वही है, that is fixed now, right? आप बोर हो जाओगे, your efficiency will decrease. So it is applicable for any economic activity at a given point of time. Then production function is pure technical relation. Production function is a technical relation of production में क्या होता है? Labor and output. This is production function. Means input and output in simple words. Short run में labor and output, long run में scale and output. Scale and output. Short run में labor and output. If we change the only labor, keeping all other factors fixed, how my output will change? Law of variable proportion. In the long run, if I change everything, if I change the scale, how my output will behave?
Initially marginal productivity will increase, remain constant, then decrease. ये law of returns to scale. But यहाँ पे we are not considering the money value. We are not considering the money value. It is just technical relationship, purely technical relationship. But cost function is derived from production function. If we multiply by the prices of the inputs to the number of inputs, we will get cost function. लिख लेना वहां पे, कुछ नहीं होता, ये रिवीजन टाइप है. मैं खाली क्वेश्चन की एबीसी टिक नहीं करवा के देता हूँ. आई डिस्कस द क्वेश्चंस एक्चुअली. उसका मतलब क्या है, उसके अलग व्यूज क्या हो सकते हैं. कॉस्ट फंक्शन इज इन द शॉर्ट रन, right? We have seen short run average cost curves, right? So cost function is a relation between output and cost. If I change the output, how my cost will change? ठीक है, ठीक है. Then short run में ध्यान देना, शॉर्ट रन में एएफसी, एवीसी, एवरेज कॉस्ट. देख मुझे ना, टू बी वेरी फ्रैंक, अब वो डायग्राम आप मुझे पूछोगे ना, आप मुझे कभी भी पूछो, मैं आपको है ना ए टू जेड बोल सकता हूँ. मैंने आपको बोला कि मैं क्या इकोनॉमिक्स का प्योर टीचर नहीं हूँ, बट आई हैव गिवन माय एफर्ट्स. एटलीस्ट मैं फाउंडेशन के लिए तो एफर्ट दिया हूँ इकोनॉमिक्स के, एंड मैंने मेरे सिंसियर एफर्ट दिया. आई रिमेम्बर एवरीथिंग. रिमेम्बर मतलब मैंने समझ के किया है बेसिकली. जब सिखाना पड़ता तो हर चीज पता होनी चाहिए. एज ए स्टूडेंट आप इधर उधर तक तुक्के मार सकते हो. सो दिस इज माय एमसी, एंड इन लॉन्ग रन इफ यू रिमेम्बर एसएससी, एलएससी, दिस इज एलएससी and this is LMC, long run marginal cost. ठीक है, आगे. So 56, 57, 57, ठीक है, देखते हैं. A rational producer will a rational producer will produce in the stage in which marginal product is positive. and कौन से स्टेज में वो प्रोड्यूस करेगा रैशनल प्रोड्यूसर? ये प्रोडक्शन फंक्शन के रिलेटेड है. इफ यू रिमेम्बर, कौन से स्टेज में? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. कौन से स्टेज में प्रोड्यूस करेगा? करो ना टाइप 1 2 3, टाइप करते चलो यार. रिवीजन है, इट्स काइंड ऑफ रिवीजन. बोलो, आपकी चैट विंडो ओपन ही होनी चाहिए तो. हाँ बोलो. 2, stage 2, this is your MP, this is the average product, AP. MP को थोड़ा मैं नीचे लेता हूं, and then this is your total product. For the first stage ends where AP and MP are same. Second stage end where TP is maximum or your MP is 0. बराबर. First stage, law of increasing returns to variable factor. Second stage, law of decreasing returns to variable factor. Third stage, जिसमें कोई नहीं जाएगा, law of negative returns to variable factor. First stage के दो रीजन, indivisibility of the fixed factors. बराबर. Indivisibility of the fixed factors. Fixed factors are more, variable factors are less. As you increase the variable factor, fixed factors get better utilized, and therefore, right, efficiency of the fixed factor increases, output increases. Second, the specialization, efficiency of the labor also increases because of labor specialization and division of the work, and therefore your MP and AP both are increasing. TP is also increasing. Initially
It increases at the increasing rate up to point of inflation. Thereafter, it increases at a diminishing rate. Increase at a diminishing rate. जब MP decrease होना start होता है, TP increase at a diminishing rate. In the second stage, at the end of the first stage, first stage ends where your AP is equal to MP. MP cuts AP from the above. वहां पे first stage खत्म होगी. At the end of the first stage, you are at a point where you have exact number of variable factors which are required by the fixed factors. Perfect combination, ideal combination of input. ये वाला ideal combination of inputs है. Ideal combination of inputs. Combination of inputs. Ideal combination of input. समझ में आ रहा है? जो आपकी ये जो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट है ना, ये वाला, यहाँ पे आपकी एमसी कट करती ना. दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन का फर्स्ट स्टेज एंड. प्रोडक्शन फंक्शन, इफ यू मैच प्रोडक्शन फंक्शन विद द कॉस्ट फंक्शन, ये भी आउटपुट का लेवल है ना. तो ये जो आउटपुट है आपका, दिस इज नंबर ऑफ, राइट, दिस इज आउटपुट. ये जो आपका आउटपुट है, ये लेबर है, ये आउटपुट ये वाला रहेगा. सो आप इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मैच कर सकते हो. एमपी एंड एपी जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं कॉस्ट फंक्शन में, एमसी एंड एसी कट करेंगे एक दूसरे को, बिकॉज यहाँ पे आपकी कॉस्ट लोएस्ट रहेगी, बिकॉज वहां पे आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स रहता है एंड वहां पे आपकी इफिशिएंसी मैक्सिमम रहती है, इसलिए कॉस्ट मिनिमम रहती है. इन द सेकंड स्टेज ये एक दूसरे के साथ आप लिंक कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, इन द सेकंड स्टेज, you, if a producer still increases, and he will increase the variable input like labor, now the variable inputs are more than the fixed factors. The ideal ratio that was established at the end of the first stage between the inputs gets again disturbed. Fixed factors are less, variable factors are more. Fixed factors get overutilized. Again, indivisibility of the fixed factors. I cannot substitute, right, variable fact like fixed factors by variable factor. They are not perfect substitute, and therefore the over utilization of fixed factors होता है and efficiency decrease होती है. ठीक है. And my MP and AP decrease होते हैं. TP continues to increase at a diminishing rate. The second stage ends where my MP is 0 or TP is a maximum. The producer will produce in this stage because he can find his TP is increasing. As long as TP is increasing, he will keep on producing. ठीक है. If inputs are perfect substitute, your MP will never decrease. If inputs are perfect substitute, your MP will never decrease. But actually, factors of production are never perfect substitutes. Then, in the third stage, even if after completion the second stage, right, your producer continues to increase the variable input, there will be, right, large number of variable inputs working on given small quantity of fixed factors. Fixed factors will get over and over utilized and their efficiency will become negative. And your MP will become negative, AP continues to decrease, and TP will first time decrease. This is negative returns to scale. Okay? A producer will not work in the stage 1 and stage 3. Reason is very simple. Stage 1 and stage 3 are called as economic absurdity or economic nonsense. In which stage he will work is the second stage. इस फेज में वो काम करेगा. बट यहाँ पे कहाँ पे काम करेगा? Depends on the cost and the profit. Depends on the cost and the revenue. उसमें से हमने कॉस्ट समझा है. ठीक है. आगे नेक्स्ट, लेट्स सी.
Yes, a rational producer will produce in the stage in which marginal product is positive and below AP. In the second stage, you can see my average product is above the marginal product. So marginal product is less than AP. This is second stage. This is end of the first stage. लिख लेना वहां पे end of first stage, and this is first stage. This is end of the second stage. लिखो वहां पे, पता होनी चाहिए बाकी का मतलब क्या है. खाली करेक्ट आंसर ढूंढ के काम नहीं होता है. एग्जाम में क्या ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा क्या, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना, तो यू मस्ट नो अदर आंसर्स एज वेल. देन AFC curve is convex, downward sloping. It is like indifference curve ना, it is like indifference curve, बराबर ना. Then आगे concave and downward sloping, convex upward sloping तो नहीं है, so answer is A. U-shaped short run average cost curve is based on U-shaped short run average cost curve, law of increasing cost, law of decreasing cost, law of constant returns to scale, law of variable proportion. आप मुझे बोलो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ABCD किस पे डिपेंड रहेगी, करो टाइप ABCD जल्दी. U-shaped short run average cost curve, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व. अगर शॉर्ट रन है तो आंसर क्या रहेगा, व्हाट यू थिंक? करो टाइप. यस प्लीज. अरे सो गए क्या सब? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन है ना, तो स्केल रिटर्न्स टू स्केल इज अ लॉन्ग रन, रॉन्ग रहेगा. फिर हमें शॉर्ट रन को शॉर्ट रन से, शॉर्ट रन कॉस्ट को शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से मैच करना है, लॉन्ग रन कॉस्ट को लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन से मैच करना है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. मैंने आपको क्या बोला था, इफ यू रिमेंबर, ध्यान देना, मैं हर चीज समझा रहा हूं फिर से. दिस इज योर AC एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ द शॉर्ट रन. दिस इज द मिनिमम लेवल, मिनिमम आउटपुट एंड उसकी कॉस्ट. ठीक है, ध्यान देना. Up to this level, I say you have underutilized the given plant. At this level, you have fully utilized this given plant. And on increasing slope, you are overutilizing the plant. यहाँ पे law of increasing returns to scale, law of increasing returns to variable factor, stage 1 ये वाला. ठीक है, यहाँ पे increasing returns to variable, increasing returns to variable. ठीक है, वेरिएबल फैक्टर, ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर. समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे आपका आइडियल कॉम्बिनेशन रहता है ऑफ इनपुट. यहाँ पे स्टेज 1 खत्म हो जाएगी. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, राइट, AC decreases, average cost decreases in the short run because of operation of increasing returns to variable factor. Increasing returns increase हो रहे हैं, efficiency increase हो रही है, मतलब per unit cost decrease हो रही होगी. And in the second stage, decreasing returns to variable factor, मतलब returns decrease हो रहे हैं, efficiency decrease हो रही है, मतलब cost क्या हो रही होगी, increase. दूसरा वो reason था, up to certain level, both AFC and AC is decreasing, both pull down average cost sharply. Latter stages में AVC increases and AFC continues to decrease. The rate of decrease in AFC is more than rate of increase in AVC. Therefore, it pulls down AC but at a slower rate. In the latter stages, as output increases, AVC continues to increase, AFC continues to decrease, but now the rate of increase in AFC is more than rate of decrease in rate of increase in AVC is more than rate of decrease in AFC. And therefore, my average cost per unit will increase. दो reasons थे, the behavior of AFC and AVC, and दूसरा था law of variable proportion. ऐसे दो reasons थे for the U-shaped. When shape
of average cost is upward, marginal cost is. This is your MC. When average cost is upward, marginal cost is above the average cost. Must be increasing. जब ये डिक्रीज होती है, AC डिक्रीज होती है, तो समटाइम्स इट इज डिक्रीजिंग, इट इज लोएस्ट एंड इंक्रीजिंग. सो AC जब डिक्रीज होती है, MC में भी डिक्रीज, में भी इंक्रीज, दोनों हो सकता है. बट जब AC इंक्रीज ही होती है, तो MC ऑब्वियसली खाली और खाली इंक्रीज होगी, इसलिए मस्ट बी राइजिंग. एंड यहाँ पे लिखना एंड अबो, समझने के लिए, एंड अबो AC. नेक्स्ट, bracket and above AC. Which of the following curves never touch x-axis but it is downward? Which curve never touch x-axis, which never becomes zero? Is average fixed cost. Always downward sloping. External economies accrues when? मैंने बोला था when industry expand होती है. When the firm expands, it is internal to the firm. And individual progresses, it is internal. Industry expands, trade expands, मतलब firm का trade increase हो रहा है, it is again individual. या इसको internal बोलो. So when industry expand होगी, उसके बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज जो हमें होंगे वो एक्सटर्नल रहेंगे. एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज हेल्प्स ईच, राइट. जब इंडस्ट्री एक्सपेंड होगी, द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज विल एक्रू टू ईच फर्म इक्वली. इंटरनल इकोनॉमीज एक्रूज व्हेन इंडस्ट्री डेवलप्स, इट इज एक्सटर्नल. इकोनॉमी ग्रोथ, एक्सटर्नल. फॉरेन ट्रेड डेवलप्स, इंडिया के रिलेशंस विद द फॉरेन, राइट, डेवलप्स, एंड उसकी वजह से फॉरेन ट्रेड हो रहा है, एक्सटर्नल. आप खाली एमसीक्यूज भी करोगे ना इसके तो भी चल जाएगा, एक्सटर्नल. व्हेन द फर्म एक्सपांड्स, इट इज इंटरनल. देन व्हाट हैपेंस टू द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस? When average cost increase होगी, lowest point है ये. When average cost increase होगी, marginal cost will be more than average cost. Is below? No. Marginal cost is above the average cost. When marginal cost is equal to average variable, every variable कोई लेन देन नहीं, ठीक है. Marginal cost is equal to average cost when average cost is minimum. Then diminishing marginal returns implies diminishing, decreasing returns. Decreasing returns मतलब जब returns decrease होंगे तो cost क्या होती रहेगी? Increase होती रहेगी. Decreasing average variable cost, no. Actually cost increase होनी चाहिए. Decreasing marginal cost, no. Increasing marginal cost, yes. Decreasing, no. यहाँ पे लिखने ना, returns are inversely related to costs. So if returns increasing रहेंगे, cost decreasing रहेंगे. अगर returns diminish हो रहे होंगे तो cost increase रहेंगे. लिख लेना वहां पे, returns are inversely related to what? Your cost. समझा? उधर लिख लेना. अच्छा क्वेश्चन है, लोगों को समझ में नहीं आता इसका आंसर क्या लिखना. Then increasing returns to scale can be explained in terms of increasing returns to scale. अच्छा ये वाला, this portion, increase returns to scale. Increasing returns to scale economies की वजह से. Economies are more than diseconomies. External internal economies, economies है बराबर, diseconomies की वजह से increasing returns नहीं मिलेंगे. External economies and internal diseconomies, no. It is economies. So those economies can be internal, those economies can be external. मैंने बोला था इस पोजीशन पे
Initially economies are more than diseconomies. So I'm talking about economy internal and external. यहाँ पे increasing diseconomies neutralizes the impact of the increasing economies. So economies are is equal to diseconomies, and जब downward रहता है decreasing returns to scale, diseconomies exits economies. Whenever मैं economies and diseconomies की बात कर रहा हूँ, they can be internal or they can be external. So answer is A. Decreasing returns to scale can be explained in terms of, क्या लिखा है? Decreasing returns to scale, ये वाला, it is because of diseconomies. External internal economies, no, ये increasing का आंसर है, आगे लिख लेना increasing returns to scale. Then external and internal diseconomies, this is correct answer. एक इकोनॉमीज दूसरा डिसइकोनॉमीज ऐसे नहीं कभी, ठीक है. सो आंसर इज बी. देन which of the following is known as a plant curve? बोलो A B C D. अब ये तो आना चाहिए. which of the following is called as plant curve? जल्दी टाइप करो, चलो ये सबको आना चाहिए. प्लांट कर्व किसको बोलते हो? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को हम प्लांट कर्व बोलते हैं, बिकॉज उस कर्व पे हम काम कर रहे होंगे. सो SAC. देन which of the following is known as a planning or envelope curve? LAC, long run average cost. Plant capacity is the output at which unit cost or minimum, capacity की बात कर रहे हैं. The output at which unit cost or minimum, इसको बोला जाता है, लिख लेना, optimum output, optimum और efficient output, लिख लेना वहां पे. The output where your average cost, unit cost means AC. The output at which your unit cost is lowest, ये वाला आउटपुट जहां पे AC लोएस्ट है, उसको बोला जाता है ऑप्टिमम आउटपुट एंड इफिशिएंट आउटपुट. इट इज नॉट इक्विलिब्रियम आउटपुट. ये इफिशिएंट और ऑप्टिमम आउटपुट है. द मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबल फॉर ए फर्म, यस, वी आर द यूनिट कॉस्ट और मैक्सिमम. यूनिट कॉस्ट मैक्सिमम कभी भी हो सकती है, राइट. इसके आगे तो यूनिट कॉस्ट तो मैक्सिमम ही रहेगी, आगे जाती रहेगी. देयर इज नो लिमिट. वी आर मार्जिनल कॉस्ट बिगिंस टू राइज, नो, इट इज. कैपेसिटी क्या हो सकती है एक प्लांट की? हम उसको कितना मैक्स टू मैक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज द टोटल कैपेसिटी. एंड इफिशिएंट कैपेसिटी, ऑप्टिमम कैपेसिटी, राइट, मींस लोएस्ट पॉइंट ऑफ द SAC. द इफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन, देखो, efficient scale of production is the quantity of the output that minimizes, efficient output बोल रहे हैं, that minimizes your average cost. It is not average fixed cost. Average fixed तो हमेशा डिक्रीज होती रहेगी, वो लोएस्ट तो हमेशा लोएस्ट लो होती जाएगी. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं, we are talking about average total cost. So efficient output or that scale is called as the output where, right, your average total cost is minimum. Economies of the scale means reduction in per unit cost of production, reduction in the unit cost of distribution, addition in the cost. Look, cost increase हो रही है. I won't say it is economics. If you remember, मैंने बोला था LAC के केस में, LAC in long run average cost decreases because of economics and average cost increases because of diseconomies. यहाँ पे economies रहते हैं, economies of the scale. Your average cost decreases means there are economies of the scale, and average cost increases means यहाँ पे diseconomies of the scale रहेंगे, of scale. So addition to the unit cost, ये diseconomies of the scale है, लिख लेना वहां पे, of scale.
reduction in the B is reduction in the cost of distribution. It is not only cost of distribution, it is entire cost. Reduction in the total cost of production. No, total cost will never decrease. हम टोटल कॉस्ट नहीं देख रहे, हम एवरेज कॉस्ट है. टोटल कॉस्ट कम करनी तो प्रोड्यूस ही मत करो. टोटल कॉस्ट कम करनी तो प्रोड्यूस ही मत करो, खाली फिक्स कॉस्ट रहेगी आपकी. बट हमें प्रोड्यूस तो करना है, तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी. टोटल तो इंक्रीज होगी. इफ यू प्रोड्यूस मोर, टोटल तो इंक्रीज होगी. मुझे एवरेज कम करनी है. रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आगे टोटल कॉस्ट हमेशा इंक्रीज होगी, एवरेज कम ज्यादा होता रहेगा. ठीक है, आगे डिपेंड्स ऑन द आउटपुट. एक्सटर्नल इकोनॉमीज एक्रूज ड्यू टू. एक्सटर्नल इकोनॉमीज एक्रूज ड्यू टू इकोनॉमीज. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. इकोनॉमीज है, बेनिफिट्स है. ठीक है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, law of variable proportion and law of cost. External economies accrues due to increasing returns to scale, increasing returns to factor. एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं ना हम लोग. इन द लॉन्ग रन व्हेन द इंडस्ट्री एक्सपांड होती है, इट बेनिफिट्स एवरीवन. इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. देन नेक्स्ट देखो, शॉर्ट रन में इंटरनल इकोनॉमीज डोमिनेंट रहेंगे. शॉर्ट रन में इंटरनल इकोनॉमीज डोमिनेट रहेंगे, बिकॉज शॉर्ट रन में इंडस्ट्री वगैरह इतनी चेंज नहीं होती है. एवरीथिंग शुड चेंज इन द लॉन्ग रन. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल इकोनॉमीज, दे विल बी डोमिनेट इन द लॉन्ग रन. आगे, इफ LAC कर्व इंक्रीजेस, your average cost in the long run increases. It is because of, right, as output expand, it is law of diminishing returns, economies of the scale. और economies की वजह से तो cost decrease होगी. law of variable proportion long run में नहीं आएगा. diseconomies of the scale, diseconomies of the scale. आगे, the negatively sloped decreasing part of the long run average cost curve. ये वाला decreasing part of LAC, long run average cost curve, right, indicates working of dash dash, or if LAC curve slopes downward as output increases, it is due to long run. मतलब long run production function रहेगा. diseconomies of the scale, no, actually diseconomies में LAC इंक्रीज होती है. डिसइकोनॉमीज की वजह से कॉस्ट इंक्रीज होगी. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये राइट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. दूसरा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ द स्केल. मोर एप्रोप्रिएट इज इकोनॉमीज ऑफ द स्केल. इकोनॉमीज ऑफ द स्केल की वजह से ही होगा. आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे इंक्रीज रिटर्न्स टू स्केल एप्लीकेबल रहता है, यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एप्लीकेबल रहता है, और यहाँ पे डिक्रीज रिटर्न्स टू स्केल रहता है. बट रिटर्न्स टू स्केल बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज होते हैं. खुद रिटर्न्स टू स्केल इकोनॉमीज की वजह से होते हैं, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज. सो मोर एप्रोप्रिएट इज इकोनॉमीज ऑफ द स्केल. देन आगे, द पॉजिटिवली स्लोप्ड पार्ट ऑफ LAC, पॉजिटिवली स्लोप्ड LAC is because of diseconomies of the scale. Then आगे 80, the minimum point of LAC, minimum point of LAC, ये वाला minimum point of LAC, right, indicates working of diseconomies of the scale, increasing returns to scale, economies of the scale, constant returns to scale. Then यहाँ पे constant returns to scale. आगे यहाँ पे economies are equal to diseconomies. यहाँ पे economies are more than diseconomies. यहाँ पे diseconomies are more than economies. Next,
Which of the following is not a determinant of the firm's cost function? Production function, price of the labor. देखो, cost function is derived from the production function. Cost function is a derived function. Production function तो reason है. Price of the labor, it is a cost. Yes. Taxes are the part of the cost. Price of the firm's output. Output की price मतलब revenue. Output की price मतलब revenue. So cost function में revenue नहीं देख रहे हैं. So this is not the determinant of the firm's cost function. आगे. Implicit cost may be defined as implicit cost, explicit accounting cost, implicit opportunity cost, cost which do not change over a period of time. ऐसे कुछ नहीं है. Opportunity cost keeps on changing. आगे. Next, cost which the firm incurs but doesn't disclose. Yes, firm incurs but doesn't disclose. Okay. Payment to non-owners of the firm for the resource, non-owners of the firm. These are explicit cost. जिन रिसोर्सेस के हम ओनर नहीं है, जिन रिसोर्सेस के राइट इंटरप्रेन्योर ओनर नहीं है, थर्ड पार्टीज, उनको तो हम पेमेंट करेंगे ना, तो उनका पेमेंट एक्सप्लिसिट होगा. मनी पेमेंट which self-employed resources could have earned in their best alternative employment. This is the correct answer. ठीक है, आगे. Implicit cost. Long run price is also called as normal price. लॉन्ग रन में जो प्राइस प्रिवेल करती है वो उसको नॉर्मल प्राइस बोला जाता है, एंड जो शॉर्ट रन में प्राइस प्रिवेल करती है उसको क्या बोलते थे हम? सब नॉर्मल. लेट मी शो यू. हमने डिफरेंसेस में लिखा था, बहुत इनिशियली. डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन. देखो यहां पे लिखा होगा सब नॉर्मल प्राइस. लॉन्ग रन में जो प्राइस है उसको नॉर्मल प्राइस बोला जाता है, एंड शॉर्ट रन में जो रहते हैं उसको सब नॉर्मल प्राइस बोला जाता है. ठीक है. सो प्राइस दैट इज प्रिवेलेंट इन द लॉन्ग रन इज नॉर्मल प्राइस. द कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेस owned and the employed by the entrepreneur himself in his business is implicit cost. खुद के रिसोर्सेस की कॉस्ट is opportunity cost or implicit cost. In which of the following cases opportunity cost concept applies? जहां पे resources होते हैं, resources are scarce, limited and have alternative uses. Resources have alternative uses. Yes. Resources have limited uses. नहीं, limited use नहीं, यूज अनलिमिटेड होना चाहिए, अल्टरनेटिव यूजेस होने चाहिए. रिसोर्स हैव नो यूज, जिसका यूज ही नहीं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी नहीं. नन ऑफ द अबव. व्हेन रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस वी चूज वन ऑफ द अल्टरनेटिव. हम एक अल्टरनेटिव चूज करते हैं एंड उसको हम यूज करते हैं, उस अल्टरनेटिव को हम ऑप्ट करते हैं, तो जो अल्टरनेटिव्स गिवन अप किए हैं दैट बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये कल हमने सॉल्व किया था. क्वेश्चन नंबर 97. If the production of in the production of the wheat all of the following are variable factors that are used by the farmer except, कोई मुझे इसका आंसर बोलेगा? Think over it. 97 ट्राई करो, गो फॉर इट. क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. इन द प्रोडक्शन ऑफ wheat in the production of wheat all of the following are the variable except one.
गिव इट अ ट्राई. देखो, all are the variable except, मतलब एक वेरिएबल नहीं है. The seed and the fertilizers used. You can increase the seed, you can increase the fertilizers easily. So A is variable input. The field that has been cleared of the trees and in which crop can be planted. Area, land, it is a fixed. ठीक है, फिक्स रिसोर्स. आंसर इज बी. बहुत बच्चों ने आंसर में बोलता हूं ना सी लिखा होगा. द ट्रैक्टर यूज्ड बाय द फार्मर इन प्लांटिंग एंड कल्टिवेटिंग नॉट ओनली व्हीट बट आल्सो कॉर्न एंड अदर आइटम्स. अरे ट्रैक्टर आपको लगेगा कि फिक्स फैक्टर है, बट ये ट्रैक्टर खाली व्हीट के लिए नहीं यूज हो रहा है, वो बाकी चीजों के लिए भी यूज हो रहा है. सो लाइक यू आर कल्टिवेटिंग wheat and corn, wheat and corn, तो you can change the number of hours. like आप wheat के लिए कम यूज कर सकते हो, corn के लिए ज्यादा यूज कर सकते हो ट्रैक्टर, या उल्टा कर सकते हो, corn का कम करके wheat के लिए ज्यादा यूज कर सकते हो to cultivate the wheat. So tractor as such is a fixed. Tractor as such is a fixed, but these fixed factors can be put for multiple uses. So in that case, I can reduce the use for one use, I can reduce its time for one use and I can increase it for other. Like अगर मैं ऐसे कर सकता हूँ ना कि I will use tractor for more time, right, for the wheat cultivation and for less duration in the cultivation of the corn, या vice versa. I can change the number of the time or number of hours for which I am using the truck या tractor जो कुछ भी है. So भले as such tractor is a fixed, but it is being put to multiple uses. And therefore I can change the quantity, I can change the time. समझ में आ रहा है? So in this example, tractor is also variable. Because हम खाली not only wheat but also corn. So जब हमें corn के लिए जरूरत रहेगी तो हम corn के लिए ज्यादा यूज करेंगे और wheat में उसका कम यूज होगा. चेंज हो गया. जब wheat के लिए ज्यादा जरूरत होगी तो wheat के लिए उसको ज्यादा यूज करेंगे. इंक्रीज हो गया. So वही मैं बोल रहा हूँ. As such, tractor may seem you fixed, but right, it is being used for other cultivation also. इसलिए ये variable हो गया. The number of hours that farmer can spend, he can work more, he can work less. जैसे ट्रैक्टर का आप hours change कर सकते हो because इसके alternative uses है. Similarly, the farmer can spend more time, can spend less time, his number of time devoted changes. So इसलिए आंसर बी है. उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बच्चे ट्रैक्टर लिखते हैं, कितने लोगों ने आंसर सी लिखा है? देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ टेक, जब तक आप खुद सोचोगे नहीं और आंसर दोगे नहीं ना तो आपको पता नहीं चलेगा आप करेक्ट हो या रॉन्ग हो. और क्या है, खाली एबीसीडी में से कुछ भी टाइप करना है. इन डिस्क्राइबिंग a given production technology, the short run is best described as lasting. Short run is the best described as lasting up to 6 months, not as such. कोई ऐसा पीरियड नहीं है. Up to 5 years from now, no. As long as all inputs are fixed, no. All cannot be fixed. As long as at least one input is fixed. एक तो फिक्स्ड होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग रन, उसको बोलते हैं शॉर्ट रन. एंड एवरीथिंग चेंजेस इज ए लॉन्ग रन. The average product of the labor is total product divided by number of labor is maximized when marginal product of the labor is MP. वो बोल रहे AP maximum होगा when MP. If you remember, this is your MP, this is your AP. So AP is a maximum when MP cuts it from the above. So MP and AP should be equal, तब AP maximum होगा, and AP should cut from the above equals the average product. When the MP equals the average product, दोनों जब equal रहेंगे तब MP maximum रहेगा. वही लिखा हमने,
एवरेज प्रोडक्ट इज अ मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट. ठीक है, आगे. यूज द फॉलोइंग टू आंसर. दे हैव गिवन यू कॉस्ट, दे हैव गिवन टोटल कॉस्ट दी है, and they have given you output. Even if there is zero output, still there is a cost 240. So they have given you total fixed cost. They have given you total fixed cost. So can I say this is total fixed cost is 240 and this is short run. You can see as your output is increasing, your total cost is increasing. उसमें से 240 fixed है. At every level 240 is a fixed cost. Remaining is total variable cost. The average fixed cost of two labor, it is 240 divided by 2. I think 120. The marginal cost of the sixth unit of the output. Total cost of 6 minus total cost of 5. ऐसे निकाल सकते हो. Marginal cost of the sixth. जब output एक एक से change हो रहा है तो आप ये formula यूज कर सकते हो. Total cost of the sixth unit 690 minus total cost of 5 units 610 is 80. So सिक्स्थ यूनिट बनाने के लिए आपको 80 रुपीज डालने पड़े. सिक्स्थ यूनिट बनाने के लिए 80 रुपीज का खर्चा करना पड़ा. सो सिक्स्थ यूनिट की कॉस्ट, सिक्स की कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट नहीं, खाली सिक्स्थ की कॉस्ट, सिक्स की कॉस्ट 80 है. तो मेक श्योर सिक्स्थ यूनिट 80 के नीचे सेल नहीं होना चाहिए. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. सिक्स्थ बनाने की कॉस्ट, सिक्स्थ यूनिट बनाने की कॉस्ट 80 है, तो ये 80 के नीचे सेल नहीं होना चाहिए. इसकी सेलिंग प्राइस, सिक्स्थ की सेलिंग प्राइस, पहली की सेलिंग, फिफ्थ की कितनी सेलिंग प्राइस है मुझे नहीं पता. फिफ्थ बनाने की कॉस्ट मुझे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. फोर्थ की कॉस्ट क्या है मुझे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. फोर्थ का सेलिंग प्राइस क्या है मुझे नहीं पता, बट मैं सिक्स्थ का भी बोल रहा हूं. सिक्स्थ बनाने की कॉस्ट 80 है. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सिक्स्थ मतलब सिक्स्थ यूनिट बनाने के लिए कितना लगा, 80. तो मेक श्योर कि सिक्स्थ का सेलिंग प्राइस शुड नॉट बी लेस देन 80. किसी भी हालत में 80 के नीचे नहीं होना चाहिए. मतलब अगर मार्जिनल कॉस्ट 80 है तो मार्जिनल रेवेन्यू 80 या 80 से ज्यादा होना चाहिए, तो ही सिक्स्थ यूनिट पे प्रॉफिट होगा. सिक्स्थ यूनिट प्रोड्यूस करके सेल करने में तब भी मजा है, सिक्स्थ यूनिट प्रोड्यूस करके सेल करने में तब भी मजा है जब सिक्स्थ यूनिट के लिए जितना खर्चा कर रहे हो उतना तो एटलीस्ट रिकवर हो रहा है. उतना मतलब आपने 80 रुपीज खर्चा किया, 80 तो कम से कम मिलना चाहिए. सो उस पे ना ही प्रॉफिट रहेगा ना ही लॉस रहेगा. पहले जितना प्रॉफिट या लॉस होता था उतना कांस्टेंट रहेगा. अगर, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं एवरीवन, ठीक है, मैं थोड़ा मार्केट के साथ लिंक कर रहा हूं कंसेप्ट. अप टू फिफ्थ यूनिट अप टू 50 यूनिट, ध्यान देना, अप टू 5th यूनिट मतलब टोटल 5 यूनिट्स मिला के योर टोटल प्रॉफिट ध्यान देना. कैसे समझाओ, सपोज टोटल प्रॉफिट एग्जाम्पल 1000 है या टोटल लॉस 1000 है. 5 यूनिट्स बनाए आपने, प्रॉफिट 1000 है या लॉस 1000 है. सिक्स्थ यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी मार्जिनल कॉस्ट
उसकी मार्जिनल कॉस्ट 80 रुपीज है, उसका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू मतलब वो सेल करने से कितना मिलेगा, उसकी सेलिंग प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस 100 है। लिख लेना है, अलग एक जगह पे लिखो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आ जाओ, मैं धीरे धीरे मार्केट के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग सिखा रहा हूँ। शुल्ड वी प्रोड्यूस, माय क्वेश्चन इज शुल्ड वी प्रोड्यूस द गिवन यूनिट और एडिशनल यूनिट? शुल्ड आई प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट और नॉट? मैंने एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैंने एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? It depends on if additional unit results in, right, profit, if additional unit results in no profit no loss, and if additional unit results into loss. What do you think? केस 1, केस 2, केस 3, हमने एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करके शुड वी प्रोड्यूस एंड सेल, शुड वी प्रोड्यूस एंड सेल, चाहे तो ऐसे लिखो additional unit or not. Case 1 में if you produce additional unit and sell, that additional unit creates profit. If the additional unit do not create any profit or do not create any loss, and if the additional unit result into loss, आप मुझे बोलो केस दिस इज 1 2 3, कौन से केस में हमने उसको प्रोड्यूस करना करके सेल करना चाहिए? या आप व्हाट यू थिंक, योर लॉजिक, यू आर ए सेलर, यू आर ए प्रोड्यूसर, और आपके पास डिसीजन आई है मैं ये यूनिट बनाऊं या ना बनाऊं। अभी तक आपने कुछ यूनिट बना के रखे हैं, उसपे कुछ प्रॉफिट है कोई लॉस है, आई डोंट नो। मैं बोल रहा हूं एक एडिशनल यूनिट आपको बनाना है, एक नया कस्टमर आया है, वो बोलता है सर जी मुझे एक एडिशनल यूनिट दे दो बना के, वो बोलता है सर जी मुझे एक एडिशनल यूनिट बना के दे दो, तो हमने वो प्रोड्यूस करके उसको सेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? व्हाट यू थिंक, योर आंसर, केस 1, केस 2, केस 3, किस केस में हमने वो उसको प्रोड्यूस करके सेल करना चाहिए? व्हाट यू थिंक, योर कॉमन सेंस। 1 2 3, व्हाट यू थिंक? एक कस्टमर मेरे पास आया, मुझे बोलता है सर मुझे प्रोड्यूस करके सेल करो, मैं बोलता हूँ ठीक है मैं प्रोड्यूस करता हूँ और तुझे सेल करता हूँ, तो मैंने ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये किस पे डिपेंड रहेगा? दैट एडिशनल यूनिट, व्हाट डू यू थिंक? चलो करो ना टाइम। आप प्रोड्यूसर हो, मैं आपके पास आता हूं, मैं बोलता हूं मुझे एक यूनिट प्रोड्यूस करके सेल करो, आई एम योर बायर, यू आर माई प्रोड्यूसर, मैं आपसे परचेस करने आया हूं, मैं बोलता हूं गिव मी दिस यूनिट, मुझे प्रोड्यूस करके सेल करो,
तो आप वो प्रोड्यूस करोगे या नहीं करोगे, ये किस पे डिपेंड रहेगा? दिस इज वेरी कॉमन सेंस. देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आई एम रेडी टू बाय एडिशनल यूनिट, आप प्रोड्यूस करो, सेल करो, आपकी कॉस्ट है, वो बनाने की कॉस्ट है, वो यूनिट की कॉस्ट है, यूनिट की कॉस्ट, उस यूनिट की कॉस्ट जो आप मेरे लिए बना रहे हो उसकी कॉस्ट है एग्जांपल 100, एंड उस आप वो मुझे सेल कर रहे हो, उस यूनिट की सेलिंग प्राइस 80, मैं बोलता हूं मैं 80 में परचेस करता हूं आपसे, आप करोगे क्या रिप्रोड्यूस? आप करोगे? आप क्या बोलोगे? मेरी कॉस्ट 100 है, ये बनाने की कॉस्ट 100 है, और उससे आप मुझे 80 रुपीज दोगे, आई विल बी इनटू लॉस, मैं नहीं प्रोड्यूस करूंगा. सो उस यूनिट की कॉस्ट, उसकी कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट. वो यूनिट बनाने की कॉस्ट, एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाओगे उसकी कॉस्ट 80, एंड अगर वो यूनिट सेल करोगे तो उसकी सेलिंग प्राइस, उससे सेल कितना इंक्रीज होगा? मार्जिनल रेवेन्यू. सो ये कब रहेगा पता है? when additional unit result into loss, when marginal revenue is less than marginal cost of that unit. उस यूनिट की कॉस्ट, उस यूनिट का रेवेन्यू, मतलब उस यूनिट का, एडिशनल यूनिट की बात कर रहा हूं, एडिशनल यूनिट का रेवेन्यू इज अ मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल यूनिट की कॉस्ट इज अ मार्जिनल कॉस्ट. डू नॉट प्रोड्यूस एंड सेल, because it will decrease your existing profit. अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो ये यूनिट लॉस में जा रहा है, इसमें 20 रुपीज का लॉस है. सपोज आपका 10,000 प्रॉफिट है, इस यूनिट के पहले 1,000 प्रॉफिट है, इस यूनिट के पहले ये यूनिट आपका प्रॉफिट 20 से कम मारेगा, 980 प्रॉफिट हो जाएगा. इट विल डिक्रीज योर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट और इट विल इंक्रीज एग्जिस्टिंग लॉस. अगर आप पहले ही लॉस में हो, पहले ही गड्ढे में हो, और गड्ढे में डालेगा ये, इट विल इंक्रीज योर एग्जिस्टिंग लॉस. अच्छा, अगर ऐसे मैं बोलता हूं, मैं आपको बोल रहा हूं मेरे लिए एक यूनिट प्रोड्यूस करके दे दो, और मैं आपको उसके लिए 130 रुपीज देने को तैयार हूं, मैं आपको 130 रुपीज देने को तैयार हूं. आप सोचते हो अरे ये, इसको अगर मैं एक यूनिट बना के देता हूं तो मुझे 100 रुपीज खर्चा लगेगा, इसको बना के देता हूं तो 100, मतलब ये यूनिट की कॉस्ट 100 रहेगी, मार्जिनल कॉस्ट 100 है, और इससे 130 लूंगा. अब ये इसमें क्या रहोगे आप? प्रॉफिट. इसमें 30 रुपीज का क्या रहेगा? प्रॉफिट. आप करोगे ना, हैप्पीली करोगे. आप बोलोगे प्रॉफिट हो रहा है, समझ में आ रहा है, इससे मैं 130 लूंगा, इसके लिए मुझे 100 देना पड़ेगा, मेरे जेब में 30 रहेगा. पहले क्या होता, मेरे जेब से 100 जा रहा था उस यूनिट के लिए, और मेरे जेब में 80 आ रहा था, तो मेरे जेब से नेट 20 जा रहा था. मैं प्रोड्यूस नहीं करूंगा, मैं ही बोलूंगा यार भैया नहीं परवड़ता, आप मुझे बोलोगे सर नहीं परवड़ता, ये यूनिट बनाने की कॉस्ट 100 है और आप 80 दोगे तो कैसे चलेगा, हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे. बट मैं 130 दे रहा हूं, तो आप बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इट दैट यूनिट विल पुट यू इन प्रॉफिट, उस यूनिट से प्रॉफिट होगा. सो मींस marginal revenue is more than marginal cost of that unit, and therefore लिख लेना, लिखो, therefore do produce and sell, because अगर आप पहले ही प्रॉफिट में हो, ये यूनिट प्रॉफिट इंक्रीज करेगा,
अगर आप लॉस में हो, ये यूनिट लॉस कम करेगा, बिकॉज इट विल इंक्रीज योर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट और डिक्रीज योर एग्जिस्टिंग लॉस। कोई यूनिट लॉस, ओवरऑल लॉस डिक्रीज कर रहा है, वो आपके लिए अच्छा है ना। अगर कोई यूनिट आपका लॉस डिक्रीज करता है, राइट, वो अच्छा है। अगर मैं आपको बोलता हूं, मैं आपको 100 रुपीज देता हूँ, इस यूनिट के लिए 100 देता हूँ, आप सोचोगे जेब से 100 जाने वाला है, जेब में 100 आने वाला है, आपका इस पे प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होगा, आप बोलते हो, राइट। चलो हम प्रोडक्शन कर ही रहे तो एक एक्स्ट्रा यूनिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं करोगे तो भी कोई फर्क नहीं, करोगे तो भी कोई फर्क नहीं। सो इट इज बेटर, चलो काम तो कर रहे तो एक और यूनिट कर लेते, राइट। इधर लिखना मार्जिनल रेवेन्यू मतलब उस यूनिट का रेवेन्यू इज इक्वल टू उस यूनिट की कॉस्ट। जेब से 100 गए, जेब में 100 आ गए, वैसे के वैसे रहा, ठीक है। इफ एडिशनल यूनिट रिजल्ट्स इन नो प्रॉफिट नो लॉस, जब एडिशनल यूनिट नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब उसकी जो कॉस्ट है इज इक्वल टू उसका रेवेन्यू ऑफ दैट यूनिट। I will say it is better to produce. It is better to produce. आप बोलोगे सर प्रोड्यूस करें ना करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे नहीं। इट इज बेटर टू प्रोड्यूस देन नॉट टू प्रोड्यूस, वो उसका और रीजन बाद में आ जाएगा। इट इज बेटर टू प्रोड्यूस देन नॉट टू प्रोड्यूस। ठीक है। However, this unit will not change your existing profit or loss. Existing profit or loss. Because इस पे ना ही कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है। एंड एक्चुअली दिस इज इक्विलिब्रियम। ये जो यूनिट रहेगा ना, ये इक्विलिब्रियम यूनिट रहेगा। वो यूनिट जो आपको ना ही प्रॉफिट देता है ना ही लॉस देता है, वो इक्विलिब्रियम यूनिट रहता है, या वो आउटपुट इक्विलिब्रियम आउटपुट रहेगा। मार्केट में हमें ये ढूंढना है, एमआर इज इक्वल टू एमसी। मार्केट चैप्टर में हमें क्या ढूंढना है, उस यूनिट की कॉस्ट इज इक्वल टू उस यूनिट का रेवेन्यू, मतलब उस यूनिट पे नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। एंड वहां पे आके हम रुकेंगे, लिख लेना प्रोड्यूस दैट, प्रोड्यूस एंड सेल दैट एंड स्टॉप। क्यों मार्केट में और समझेंगे, जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। प्रोड्यूस, सेल एंड देन स्टॉप। इसके आगे जाना नहीं, ये यूनिट लास्ट यूनिट है, ये यूनिट लास्ट यूनिट है, ठीक है। इसके आगे प्रोड्यूस मत करो, फिर गड्ढे में जाओगे। क्यों कैसे जाओगे वो बाद में समझेगा। तो ये जो मैं डिसीजन समझा रहा हूं, दिस इज कॉमन सेंस डिसीजन। जिसको थोड़ा फॉर प्रॉफिट लॉस निकालना आता है उसके लिए बहुत सिंपल है। मैं एक आधा यूनिट तभी प्रोड्यूस करूंगा, मैं एक आधा यूनिट तभी प्रोड्यूस करूंगा जब मुझे उस यूनिट पे प्रॉफिट हो। अगर उस यूनिट पे मुझे प्रॉफिट नहीं है तो मैं क्यों प्रोड्यूस करूं भाई। अगर वो यूनिट मुझे गड्ढे में लेके जाने वाला है तो मैं, अगर मैं पहले ही लॉस में हूं, मतलब पहले ही गड्ढे में हूं, और वो यूनिट मुझे और गड्ढे में डालेगा तो मैं क्यों वो प्रोड्यूस करूं। एग्जाम्पल, आप पहले ही, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप 10 बार सोचते हो फिर से रिलेशनशिप जाने में,
आप 10 बार सोचते हो, वो पहला जो झटका लगा होता है ना, आप बोलते हो यार रिलेशनशिप में करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, पहले गड्ढे में हो, यू टेक टेंशन। अगर फिर वो नए रिलेशनशिप में अगर आप ब्रेकअप में जाते हो तो आप कहा के भी नहीं रहोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, राइट, पहले आप लॉस में हो और ये यूनिट भी आपको लॉस में डालने वाला है, तो आप और गड्ढे में जाओगे। या आप प्रॉफिट में हो, ओके, आप प्रॉफिट में, आप गड्ढे में नहीं हो, ऊपर हो, बट ये यूनिट आपको लॉस में डालेगा तो ये आपको थोड़ा नीचे खींचेगा। आप बहुत ऊपर हो, प्रॉफिट में हो, लॉस मतलब गड्ढे में हो और गड्ढे में जाओगे। अगर कोई यूनिट आपको लॉस देगा और उसके पहले आपका लॉस है तो एडिशनल लॉस विल इंक्रीज द एग्जिस्टिंग लॉस। बट आप प्रॉफिट में हो, you are into profit and this additional units creates loss, your total profit will decrease now। आप नीच, so it is not good ना कि ये यूनिट प्रोड्यूस करके कोई फायदा ही नहीं हुआ, एक्चुअली प्रॉफिट कम हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यू शुड नॉट प्रोड्यूस ए यूनिट, बिकॉज आप पहले जो है वो आप तो कुछ नहीं कर सकते, बट आप आगे का तो सोच सकते हो ना, मार्जिनल एडिशनल का तो सोच सकते हो। कोई भी आप एक्टिविटी करते हो तो आप सोचते हो मुझे इसमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। पहले का आप बोलते हो चलो हम चेंज नहीं कर सकते, हाउएवर हम ये तो डिसाइड कर सकते कि आगे आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। अगर कोई भी एक्शन मुझे लेनी है तो आप सोचते हो कि अगर ये मुझे प्रॉफिट देगा तो ही मैं एक्टिविटी करूंगा, अदरवाइज नहीं। या चलो इस पे मेरा नुकसान तो नहीं होना चाहिए। यू विल प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ओनली इफ यू थिंक कि ये इस पे लॉस ना हो। प्रॉफिट नहीं होगा तो एक बार चल जाएगा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लॉस तो नहीं होना चाहिए, टेंडेंसी है। और वही तो ये मैं समझा रहा हूँ कि उसके पीछे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस। बट कोई यूनिट आपको प्रॉफिट देता है, आप गड्ढे में हो और लॉस में हो, और एडिशनल प्रॉफिट देता है तो आपको उसको थोड़ा ऊपर खींचेगा, लॉस कम होगा, आपका लॉस कम होगा, गुड फॉर यू। एडिशनल यूनिट विच डिक्रीजेस योर लॉस, मतलब वो प्रॉफिट में है एंड वो आपका लॉस कम कर रहा है, इज ऑलवेज गुड। समझ में आ रहा है? एंड दूसरा, आप प्रॉफिट में हो एंड एडिशनल यूनिट्स क्रिएट्स एडिशनल प्रॉफिट, योर टोटल प्रॉफिट विल इंक्रीज, ऑलवेज वेलकम। वो यूनिट जो प्रॉफिट देगा, वो यूनिट जो प्रॉफिट देगा, ग्रैंड वेलकम, रेड कारपेट वेलकम। जो आपको प्रॉफिट देगा ना उसका ग्रैंड वेलकम रहेगा। वो यूनिट प्रॉफिट कब देगा? जब उसका रेवेन्यू उसके कॉस्ट से ज्यादा रहेगा। उसका रेवेन्यू उस यूनिट का एडिशनल रेवेन्यू मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज मोर देन उसकी कॉस्ट, उस यूनिट की एडिशनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। इसलिए मैं बोलता हूं, राइट, ये वेलकम है। आप डांस करते करते इसको वेलकम करो, ये भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसको लो मत, इस यूनिट पे कभी मत जाना, क्योंकि ये आपको गड्ढे में लेके जाएगा। एंड वो यूनिट जो आपको ना ही प्रॉफिट दे रहा है ना ही लॉस दे रहा है, आप बोलते हो चल लॉस तो नहीं दे रहा ना, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ठीक है? सो वेन एवर यू टेक डिसीजन इन योर लाइफ यू शुड अंडरस्टैंड, राइट, हम एटलीस्ट हमने वो तो काम करना चाहिए जिसमें हमें लॉस ना हो। प्रॉफिट नहीं होगा तो एक बार चलेगा, बट लॉस ना हो, मतलब उस यूनिट से लॉस ना हो, मतलब एटलीस्ट एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी। व्हाट इज एमआर? उसकी कर्व क्या रहेगी, वो कैसे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, वो मार्केट है, बट एमआर मतलब एडिशनल रेवेन्यू। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक इतना तो क्लियर होगा। व्हाई इट इज इक्विलिब्रियम वगैरह ये सब चीजें मार्केट में आ गया, अभी लिख के दिया इसलिए मैं समझा रहा था। सो यू हैव टू टेक द डिसीजन, वी हैव टू टेक सम डिसीजंस। कोई मुझे बोल सकता है हमने डिसीजन 3 क्वेश्चंस लिखे थे, कोई मुझे बोलेगा क्या? एनीवन? एनुअल बैच कोई है, कोई बोलेगा क्या? सबसे पहले 3 क्वेश्चंस हमने 3 डिसीजंस डिसाइड किए थे, कोई मुझे बोलेगा? शायद से आपके नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिखा होगा आपने, कोई भी मुझे चेक करके बोलो, कोई भी। मैं यहाँ पे खाली मुझे लिखने हैं, जस्ट एक बार चेक करके। ओके, फर्स्ट, should we produce or not? What should we produce? First question is, everyone on their first page, notebook के first page पे, economic decision,
नोटबुक के फर्स्ट पेज पे, राइट, 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस. What should, right, what should I produce? As a producer, what should I produce? उसका आंसर क्या था? यूटिलिटी ना. गुड्स विच हैव यूटिलिटी, बराबर ना. उसका आंसर क्या लिख के दिया था मैंने? यूटिलिटी लिख के दिया होगा, राइट. यू शुड प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच गिव्स यूटिलिटी टू कस्टमर. अगर उनकी यूटिलिटी है तो ही उसकी डिमांड होगी, तो ही उसका सेल होगा, राइट. लिख लेना. ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज which gives utility to customers, to consumer. Only those goods and services which gives utility to consumer. जिनकी यूटिलिटी नहीं मिलेगी उनकी डिमांड नहीं रहेगी. Which has got the utility, perfect. Which has got the utility, perfect. सेकंड क्वेश्चन था शुड आई प्रोड्यूस और नॉट. पहले डिसाइड किया क्या प्रोड्यूस करना है. हम वही चीजें प्रोड्यूस करेंगे जो कस्टमर को यूटिलिटी देंगे. मिल्क गिव्स यूटिलिटी, हम वी विल प्रोड्यूस मिल्क. आइसक्रीम गिव्स यूटिलिटी, वी विल प्रोड्यूस आइसक्रीम. Sugar gives utility to people, we will produce sugar. Computers gives utility, we will produce computers. Mobiles gives utility, we will produce mobiles. जो भी चीज लोगों को यूटिलिटी देगी वो प्रोड्यूस करेंगे. So पहले डिसाइड करो क्या प्रोड्यूस करना है, फिर डिसीजन ले लो, राइट. Should I produce or not? Should I produce or not? I should produce only if. एक बार डिसाइड किया कि हमें मोबाइल प्रोड्यूस करना है, हम मोबाइल प्रोड्यूस करेंगे. क्यों? बिकॉज उसकी यूटिलिटी लोगों को. लाइक एग्जांपल, आजकल ऑनलाइन लेक्चर चल रहे, तो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस करेंगे, उसकी यूटिलिटी लोगों को. ठीक है. हमने डिसाइड किया कि हमें जूम जैसा ऐप प्रोड्यूस करना है, हमें मैन्युफैक्चर करना है, और हमने मैन्युफैक्चर करना डिसाइड किया. फिर देखो कि हमने वो एक्चुअली प्रोड्यूस करना ही नहीं किया, क्या प्रोड्यूस करना है, उसके बाद करना है या नहीं करना है. ओनली इफ एवरेज रेवेन्यू is more than or equal to, I think, average variable cost. ये लिख लेना, ये मैं मार्केट में समझाऊंगा. अभी याद आए तो मैं लिख के दे रहा हूं, जस्ट लिख लेना. दैट इज एवीसी. Average revenue is equal to or greater than average variable cost. That is, I must recover variable cost. That is, I must recover variable cost. अगर आप वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर गए तो मजा आए. वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर होनी चाहिए. फिक्स कॉस्ट नहीं होगी तो एक बार चलेगा, बट वेरिएबल तो होनी चाहिए. फिक्स कॉस्ट हो गए तो और मजा है, फिर प्रॉफिट में रहोगे आप. ठीक है. आई मस्ट रिकवर वेरिएबल कॉस्ट. थर्ड, एंड हाउ मच शुड आई प्रोड्यूस, राइट ना. थर्ड क्वेश्चन था, राइट. थर्ड क्वेश्चन था हाउ मच शुड आई प्रोड्यूस. परफेक्ट. How much should I produce? Up to output.
up to output where marginal revenue is equal to marginal cost and MC cuts MR from below. That is up to यूनिट जो आपको गड्ढे में नहीं डालेगा। उस आउटपुट तक जो आपको गड्ढे में नहीं डालेगा, या गड्ढे से ऊपर खींचना चाहिए, या अब आप पहले ही प्रॉफिट में हो और प्रॉफिट ऊपर खींचना चाहिए। दैट इज दैट इज जिनको इंग्लिश में लिखना है, राइट राइट, दैट इज should not be in loss. Addition unit should not be in loss. कब तक प्रोड्यूस करेंगे? फर्स्ट प्रोड्यूस करके देखेंगे, चलो गड्ढे में नहीं जा रहे, मतलब प्रॉफिट में। सेकंड करके देखेंगे, गड्ढे में नहीं जा रहे, प्रोड्यूस करेंगे। थर्ड, गड्ढे में नहीं जा रहे, प्रोड्यूस करेंगे। 1000 यूनिट्स हो गए, गड्ढे में नहीं है, मतलब वो यूनिट गड्ढे में, मतलब वो यूनिट लॉस में नहीं। गड्ढे में कब डालेगा वो यूनिट? जब आप लॉस में हो। ठीक है, दिस 3 क्वेश्चंस आर हमें समझ में आनी चाहिए। उसमें से फर्स्ट यूटिलिटी एनालिसिस में देखा, शुड आई प्रोड्यूस और नॉट, थोड़ा कॉस्ट में देखेंगे, थोड़ा रेवेन्यू में देखेंगे, एंड दिस इज इक्विलिब्रियम। एक्चुअली जो लास्ट क्वेश्चन है ना, हाउ मच शुड आई प्रोड्यूस, इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमम और लॉस मिनिमम। लिख लेना है। ओके, मैं हाइड करता हूं, एंड ये ठीक से लिख लेना। ऑब्वियसली इसका डिस्कशन का खत्म नहीं, ये डिस्कशन जस्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन।
ओके ठीक है, आई होप आप लोगों ने लिखा होगा, सो वी कैन कंटिन्यू नाउ। ठीक है, एक्चुअली मैं बहुत, आप बोल सकते हो सर आपने आज सिखाना स्टार्ट कर दिया क्या? नहीं एक्चुअली, बट एक मैं आपको एक थॉट प्रोसेस जनरेट कर रहा हूँ मेरे लास्ट चैप्टर के लिए। देन कम टू द क्वेश्चंस। सो मैं, देखो, आई कैन लिंक ईच एंड एवरी चैप्टर, कोई भी चैप्टर में कहाँ पे भी लिंक कर सकता हूँ। ये देखो, ये तब होता है ना जब यू हैव ओवरऑल व्यू कि इसका मतलब क्या है, इसको कैसे यहाँ पे लिंक करना है। यूटिलिटी को हम प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन को कॉस्ट के साथ, कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ, जब हम ऐसे एक दूसरे को लिंक करना स्टार्ट करेंगे ना, यू विल नेवर फॉरगेट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इको में मार्क्स आएंगे, बिकॉज जिस लेवल पे मैं सिखा रहा हूँ ना, वो मतलब यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ईच एंड एवरी लाइन, हर चीज समझ में आएगी। लेकिन आपने करना चाहिए, तब वो चीज समझ में आएगी, ये भी मैं बोलता हूँ। अच्छा नेक्स्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स ऑकर्स बिटवीन। अच्छा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, इसको भी आईएमपी करके रखना, क्योंकि बच्चों को यही नहीं समझ में आता। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, डिक्रीजिंग एमपी पूछ रहे वो, रिटर्न्स मतलब प्रोडक्ट, डिक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। आप बोलोगे सर आपने तो कॉस्ट का डिटेल्स दिया है, आपने कॉस्ट का डिटेल्स दिया है, हाउ कैन वी से मार्जिनल प्रोडक्ट? अब अभी हमने इधर किधर तो लिखा था, इधर ही किधर तो लिखा था, किधर था वो रिलेशन, गया क्या वो रिलेशन इधर उधर? देखो, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला था किधर है रे, कोई मुझे बोलेगा क्या हम किधर है? ये हुआ क्या? हाँ यहाँ पे देखो, ये रिलेशन अप्लाई करना है। क्या रिलेशन है? ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन, और क्वेश्चन को भी एमपी करना। उन्होंने डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स, रिटर्न्स आर डिक्रीजिंग, मतलब कॉस्ट आर इंक्रीजिंग, मतलब हमें मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग वाला ढूंढना है, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग वाला ढूंढना है। सो यहाँ पे देखो, मैं ऊपर एमसी लिखता हूँ, फर्स्ट यूनिट की एमसी कितने से चेंज हुआ है? 330 माइनस 240, 90। सेकंड यूनिट की एमसी, एमसी मतलब कॉस्ट, सेकंड यूनिट कितने में गिरा? सेकंड यूनिट 410 माइनस 330, सेकंड यूनिट 80 में गिरा, 480 माइनस 410, एडिशनल यूनिट थर्ड यूनिट 70 में गिरा। इनिशियली हर यूनिट की कॉस्ट कम होती जाती है, हर यूनिट की इंडिविजुअल कॉस्ट कम होती जाती है। एमसी इनिशियल डिक्रीज होगा और बाद में इंक्रीज होगा, देखते हैं। फोर्थ यूनिट कितने में गिरा? 540 डिवाइडेड बाय, सॉरी 540 माइनस 480, 60, 610 minus 540 is 70, 690 minus 610, 80. So question is diminishing marginal returns, marginal प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, मतलब मेरी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। कहां से मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है? इसके आगे पहले वो डिक्रीज हुई 90 से 80, 80 से 70, 70 से 60 और फिर इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? सो दिस इज लोएस्ट इन दिस एग्जांपल 60, फिर वो 70, 80, 90 ऐसे इंक्रीज होती जाएगी। सो आप मुझे बोलो, मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स ऑकर्स बिटवीन द यूनिट्स, कौन से यूनिट्स में हो रहा है? 4 to 5। वहां पे मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा होगा। 4 to 5। समझा नहीं समझा? किसको नहीं समझा प्लीज आस्क मी, रेज योर हैंड। दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन रिटर्न्स एंड कॉस्ट। अच्छा क्या नहीं समझा बोलो, टाइप योर आंसर। अरे डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, रिटर्न्स मार्जिनल रिटर्न्स मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कब होते हैं? जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होती है।
सो मैंने एमसी ढूंढी हर जगह पे। फर्स्ट यूनिट की एमसी 90, सेकंड यूनिट की एमसी 80, थर्ड यूनिट की एमसी 70, फोर्थ यूनिट की एमसी 60, जो कुछ भी है। सो मेरी एमसी इंक्रीज कहां से कहां होने लगी? 6 पहले डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे एमसी डिक्रीज हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट, सेकंड यूनिट ऑफ आउटपुट, थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट एंड फोर्थ यूनिट ऑफ आउटपुट, वहां पे एमसी डिक्रीज हो रही है, मतलब एमपी इंक्रीज हो रही है। दे आर इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स। 1 2 3 4 are increasing marginal returns. Why increasing marginal returns? Because marginal cost decrease हो रही है। And 4 5 6, मतलब 4 से जब 5 होगा, 5 से जब 6 होगा, यहाँ पे मेरी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होना मतलब माय मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होना? डिक्रीज। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, मतलब जब मैं 4 से 5 जाऊंगा, 5 से 6 जाऊंगा, लाइक दैट माय मार्जिनल कॉस्ट विल इंक्रीज, मतलब माय मार्जिनल प्रोडक्ट विल डिक्रीज। मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, रिटर्न्स डिक्रीज हो रहे हैं, मार्जिनल रिटर्न्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए उसको बोला जाएगा डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। आई थिंक नाउ आई एम क्लियर। सर व्हाई नॉट 3 to 4? अरे 3 to 4 देखो ना, कम हो रहा है। 3 to 4 एमसी 70 था, 60 हो गया, तो एमसी डिक्रीज होगा, तो एमपी इंक्रीज हो रहा है ना। मुझे एमपी इंक्रीज कहां से कहा होगा? राइट, एमसी इंक्रीज कहां से कहा होगा? 4 से 5 जाऊंगा तो 60 बिकम 70। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस और नो? अभी भी ये कंफर्म हुआ नहीं हुआ? बोलो मुझे। व्हाई नॉट 3 to 4? बिकॉज 3 से 4 जाऊंगा, मेरी एमसी 70 से 60 हो रही है, कम हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। बट जब मैं 4 से 5 जाऊंगा, मैं एमसी 60 से 70 हो गई, इंक्रीज हो गई। अगर मैं आपको बोलता हुआ, ध्यान देना, इफ माय मार्जिनल रेवेन्यू इज 65, ऊपर मार्जिनल कॉस्ट है, इफ माय मार्जिनल रेवेन्यू 65, आप मुझे बोलो शुड आई प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट? माय मार्जिनल रेवेन्यू 65, शुड आई प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट? फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? आंसर नो नो। कहां पे स्टार्ट हुआ है उन्होंने पूछा है। ऑकर्स बिटवीन द यूनिट्स, कहां पे वो स्टार्ट हुआ है? ऑब्वियसली 4 to 5 है ही है, बट ऑकर्स बोला है, कहां पे वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान देना। इफ माय मार्जिनल रेवेन्यू इज 65, फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करूं या ना करूं? फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करूं या ना करूं? यू हैव टू आंसर yes or no. In this example, if my marginal revenue 65, फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करके अगर मैं सेल करता हूं, तो मुझे 65 जेब में आएंगे, और जेब से कितने जाएंगे? 90। So my MR is less than MC. I should not produce. Second unit, should I produce or not? सेकंड यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 80 है, बट उसका रेवेन्यू 65 है। शुड आई प्रोड्यूस? नो। शुड आई प्रोड्यूस थर्ड यूनिट? थर्ड यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो जेब में 65 आएगा, देना पड़ेगा 70, वो 5 रुपए का लॉस बनाएगा? नहीं। ये यूनिट प्रोड्यूस करूंगा फोर्थ यूनिट? व्हाट डू यू थिंक? फोर्थ यूनिट आंसर राइट, फोर्थ का। शुड आई प्रोड्यूस फोर्थ यूनिट? अगर मैं फोर्थ यूनिट प्रोड्यूस करता तो मुझे कितना देना पड़ेगा फोर्थ यूनिट के लिए? 60, और मिलेगा कितना? 65। समझ में आ रहा है? सो दिस इज आई शुड गो, आई शुड गो, आई शुड गो। सो इसके बाद मैं प्रॉफिट में मतलब इसके आगे करने में प्रॉब्लम नहीं। ये यूनिट्स प्रोड्यूस मत करो। आप बोलोगे सर unless until you produce first second third how can you go for the fourth unit? I do agree, इनिशियली लॉस दिखेगा, बाद में प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं इंडिविजुअल यूनिट पूछता हूं तो सो मैं फोर्थ फिफ्थ, नो नो नो, इवन मैं यहां पे भी लॉस में रहूंगा। सॉरी 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 सॉरी, गलत बोला मैंने। इवन यहां पे भी लॉस में रहूंगा। कहां पे? यहां पे। क्यों? मार्जिन रेवेन्यू 65 है, कॉस्ट 70 है, लॉस लॉस। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट लॉस, फोर्थ यूनिट प्रॉफिट, फिफ्थ सिक्स्थ यूनिट लॉस। समझ में आ रहा है? नो नो, समझा या नहीं समझा? अभी भी एक मिनट में यहां पे लिखता हूं।
हाँ, मैं लिखता हूँ यूनिट प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, सपोज मैं 65 ले रहा हूँ। कोई बोलेगा इफ एमआर, जिनको पता है उनके लिए, मे बी आईएससी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले, या जो एनुअल बैच के कोई लोग अटेंड कर रहे हैं, एमआर सेम है मतलब कौन सा मार्केट है? एमआर सेम है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। जिनको नहीं पता डोंट वरी, खाली समझ लेना कि ऐसे होता है। अगर एमआर सेम रहता है, आउटपुट कितना भी हो, एमआर सेम है, मार्जिनल रेवेन्यू सेम है, तो मार्केट कौन सा रहता है? टाइप ऑफ मार्केट एनीवन। 90 80 70, तब तक मैं लिखता हूँ 90 80 70 60 90 80 70 60 70 80। अगर एमआर सेम रहता है, मार्जिनल रेवेन्यू सेम रहता है, आई एक्सपेक्ट, एक मिनट मुझे चेक करने दो रे, कौन कौन से बच्चे हैं। अच्छा, पुनीत ने बोला आई कैन एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम पुनीत। उसके सिवा, अरे सुयो, अगर एमआर सेम रहता है तो मार्केट कौन सा रहता है? ये भूल गए सब? लेट मी अगेन चेक। अच्छा, मयूर ने परफेक्ट बोला है, मयूर बेलदार। अच्छा, कुकरेचा नहीं क्या? ठीक है, नहीं है। उसके बाद एक सेकंड, कोई है? अनिशा नायडू, पता होना चाहिए तुझे। अगर अगर एमआर सेम रहता है तो कौन सा मार्केट होता है? अच्छा, ये नहीं है। लेट मी चेक। आदिति, अरे माने, राउत मैडम, या सो गए? अगर एमआर सेम रहता है, मैं देख रहा हूं तुम लोगों को कितना याद है। ध्रुमन, कौन सा मार्केट रहेगा? तुम लोगों ने 12th में किया, इसलिए मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, तुम्हारे सिलेबस में था ये सब चीजें। यस, परफेक्ट। अगर जहां पे एमआर सेम रहता है वो परफेक्ट कंपटीशन रहता है, ये परफेक्ट कंपटीशन रहेगा। कोई लोगों को नहीं समझेगा, जाने तो, कोई टेंशन नहीं। मैं उनके लिए पूछ रहा हूं, हमें यही तो समझना है। देखो, अब एमआर सेम है, कितना भी प्रोड्यूस करो, कितना भी सेल करो, एमआरएमएन सेम, वो परफेक्ट कंपटीशन रहता है। ठीक है, सो ये परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट है, ध्यान देना। सो एमआर एंड एमसी, सो देखते हैं अब प्रॉफिट में हो रहेगा, लॉस में रहोगे। यहाँ पे यू विल बी इन लॉस, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस, कॉस्ट लॉस। सो यू शुड प्रोड्यूस ओनली 4 and not less than 4, not more than 4, if your MR is 65। बट अगर मैं यहाँ पे MR चेंज करता हूँ, देखो आंसर विल चेंज ऑब्वियसली। सपोज मैं MR 100 करता हूँ, या MR में 70 करता हूँ, 70 या 80 करता हूँ, MR इज 80, मार्जिनल रेवेन्यू इज 80। फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करके तो 80 मिलेगा, कॉस्ट रहेगी 70, ये लॉस में, डोंट प्रोड्यूस। सेकंड यूनिट प्रोड्यूस करके तो 80 खर्चा रहेगा, 80 मिलेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, प्रोड्यूस करो। देन थर्ड यूनिट प्रोड्यूस करोगे, 70 रुपए खर्चा लगेगा, 80 रुपए रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट है, प्रोड्यूस करो। फोर्थ यूनिट प्रोड्यूस करोगे, खर्चा है 60, रेवेन्यू है 80, 20 का प्रॉफिट रहेगा, प्रोड्यूस करो। फिफ्थ यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो उसके लिए 70 रुपीज देने पड़ेंगे, मिलेंगे 80, प्रॉफिट होगा, प्रोड्यूस करो। ठीक है, एंड अगर सिक्स यूनिट प्रोड्यूस करते हो, खर्चा है 80, मिलेगा 80, नो प्रॉफिट नो लॉस, बट इट इज बेटर टू प्रोड्यूस। एक्सेप्ट फर्स्ट यूनिट, अप टू 6 यूनिट आप प्रोड्यूस कर सकते हो। सो करना है नहीं करना है, हर यूनिट पे हमें चेक करना है वो प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। फर्स्ट यूनिट लॉस दे रहा है, बट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड एंड सिक्स यूनिट
ना ही प्रॉफिट दे रहे, ना ही लॉस दे रहे, बट हम प्रोड्यूस करेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट प्रॉफिट दे रहे। ऐसे डिसीजन लेनी होती है। आगे ठीक है, कितने क्वेश्चंस हैं? अच्छा, देयर आर ऑलमोस्ट 130 139। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ पे आके रुके हम लोग, मुझे चेक करने दो। 130 130 ये लास्ट करके रुकेंगे। ठीक है, सपोज दैट a sole proprietor is earning total revenue of rupees 1 lakh and is incurring explicit accounting cost of 75,000. If the owner could work for another company for 30,000 a year, we could conclude that ABCD, karo type, ABCD, ABCD, yes. What do you think? ABCD bolo. What do you think? Firm is incurring economic loss. Implicit cost is 25. Total economic cost is 1 lakh. Individual is earning economic profit of 25,000. What do you think? Answer is A. Answer is A. Your revenue, total revenue is economic profit is total revenue minus economic cost. Total revenue is 1 lakh minus economic cost is accounting cost, explicit cost 75,000 plus implicit cost or opportunity cost 30,000. Your revenue is 1 lakh, your cost is 1 lakh 5,000, and therefore it is loss of 5,000. इधर लिख लेना 5,000। आंसर इज, मैंने उस दिन ये किए हैं एमपी के क्वेश्चंस। ठीक है, हम 108 पे आके रुके, 108। कल हम ये करेंगे एंड उसके सिवा, बट मैं जो कर रहा हूं ना, मैं रिवाइज कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं हर कंसेप्ट ऑलमोस्ट रिवाइज कर रहा हूं। सो आप बोलोगे सर ये आंसर हम टिक मार्क करेंगे, आप टिक मार्क करवा के दो, वो भी मैं कर सकता हूँ, 10 मिनट में हो जाएगा। बट उस क्वेश्चन के साथ बाकी चीजें जो मैं आपको ये करवा के दे रहा हूँ, मैच करवा के दे रहा हूँ, ये कोई नहीं करेगा। सो लेट मी टेल यू टुमारोज प्लान। आई नो मेरा स्पीड स्लो है। एक सेकंड, मुझे क्या कवर करना है मैं आपको बोलता हूँ। जब ये सब चैप्टर्स खत्म हो जाए, मतलब इसके एडिशनल क्वेश्चंस हैं, वन 141 मतलब इसके कितने क्वेश्चंस हैं? अच्छा, यही क्वेश्चंस हम कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, 106 ना? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चंस कल खत्म हो जाएंगे एंड वहां पे 10-15 क्वेश्चंस बाकी है। कहाँ पे? मेन चैप्टर, ये एडिशनल क्वेश्चंस है, ये इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस है, वो टैक्समैन के क्वेश्चंस है। ठीक है, पहले वाले, मतलब आपको मैं पहले ही बोल के रखा हूं, ये जो एडिशनल क्वेश्चंस है ना, इनको मैंने वीआईपी मार्क करके रखा है। ये इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है। आप बोलोगे सर कहां से लाए हो? इंस्टीट्यूट यूज्ड टू राइट गिव द मॉक टेस्ट पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर, 30 मॉडल टेस्ट पेपर देते, 30 सीपीटी के टाइम, वो सब क्वेश्चंस मैंने कंपाइल करके रखे हैं। तो वो है, और ये टैक्समैन वगैरह उसके है। सो इसमें से थोड़े बाकी है कुछ, वो हम देखेंगे, और ये मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी। ठीक है, सो आज यहाँ पे रुकते हैं, बट मैं आपको, मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, अगर आप पढ़ोगे नहीं ना, मैं कितना भी सिखाऊं कोई फायदा नहीं। और जो मैं सिखा रहा हूं ना, आई गारंटी यू आपको कोई नहीं सिखाएगा। मैं एक एक चीज समझा के समझाता हूँ, उसके पीछे मेरी कंसेप्ट है। सो
गिव योर बेस्ट, इट इज पॉसिबल, यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, इफ आर कंसेप्चुअली क्लियर, आप डेफिनेटली आंसर दोगे, ठीक है। आई एक्सपेक्ट आपको समझता है, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत हेवी जाता हूँ। हेवी मतलब मैं बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ बच्चों से कि इनको ये भी आए, उनको ये भी आए, उनको ये भी आए। When I was a student, to be very honest, no one taught me all these things. To be very frank, I know how. अगर मैं सोचता हूँ मुझे तब इतने मार्क्स कैसे आए थे, इवन आई एम सरप्राइज्ड। झूठ नहीं बोलता मैं। और मैं तो ये बोलता हूँ, एक्सपीरियंस क्या, मैं 40 साल के बाद भी मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस होगा, बट इफेक्टिव कितना है वो भी मैटर करता है। एज इंक्रीज होगी तो एक्सपीरियंस भी इंक्रीज होता है। एवरीथिंग डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस। जिनसे मैंने सीखा है, राइट, आई वोंट टेक द नेम, वो हमारे साथ ही है, राइट, एट सम अदर प्लेस, बट तो आई नो हाउ दे टीच। तो वो नहीं होना चाहिए, जो मेरे साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। सो हर चीज समझ के करो, हर चीज। एंड जब आप कॉस्टिंग करोगे ना इंटर में, यू विल रिमेम्बर मी, ये भी मैं बोलता हूँ, बिकॉज ये सब जो हम कर रहे हैं ना, वहां पे आपको यूजफुल रहेगा। तब आप देखोगे बाकी लोगों को नहीं आ रहा ये चीजें। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, बच्चों ने मुझे बोला है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। एंड दिस इज स्कोरिंग, दिस इज द स्कोरिंग, इसलिए मैं इस पे एफर्ट ले रहा हूँ। सिखा के मैं छोड़ भी सकता हूँ, बट आई फोकस ऑन एमसीक्यूज एज वेल। उस एमसीक्यू को मैं अलग ढंग से कैसे देख सकते हो आप, वो मैं ट्राई करता हूँ समझाने के लिए। हर ऑप्शन का आंसर क्या हो सकता है ये समझाता हूँ। सो टारगेट होना चाहिए 70, तो इसमें निकलने चाहिए, इस सब्जेक्ट में 70 निकले तो आप, आपको एग्रीगेट से कोई निकाल नहीं सकता। एक ही सब्जेक्ट 2 पेपर के मार्क्स देना चाहिए, इकोनॉमिक्स 2 के मार्क्स देने चाहिए। मैं तो टारगेट आपको तो मैं बोलूंगा 80 का टारगेट रखो, कम से कम 80 निकालने। बहुत सिंपल है। वैसे ये क्वेश्चन मैं जो सिखा रहा हूँ वो करोगे, और मैंने जो सिखाया वो हर चीज समझ में आ गई ना, मैं बोलता हूँ, और मैंने जो नोट्स लिख के दिए वो करोगे ना, तो और हम जो क्लास में क्वेश्चंस करते हो एडिशनल क्वेश्चंस, इट्स मोर देन इनफ। और मैंने बोला डोंट रेफर एनी अदर मॉड्यूल, कोई बुक मत रेफर करो एक्सेप्ट मॉड्यूल एंड माय नोट्स। मेरे नोट्स मॉड्यूल से ही इंस्पायर्ड है। ये भी मैं जो लिख के देता हूँ ना, एवरीथिंग मॉड्यूल, फिर मैं उसको थोड़े अलग ढंग से लिख के देता हूँ, थोड़ा ग्राफिकली, थोड़ा टैबुलर फॉर्म में उसको ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ विद द एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग। सो करता हूँ इसलिए बोलता हूँ, अगर नहीं करता तो नहीं बोलता मैं। सो ठीक है, चलो रुकते हैं। तुम लोगों का फिर लॉ रहेगा, 545 अपना अकाउंट्स रहेगा, ठीक है। होपफुली टुडे वी विल कंप्लीट बीआरएस। थैंक यू।